हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशी मेघानी और आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो मॉडर्न रिसर्च के इंटीग्रिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च। इसका सिग्निफिकेंस हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च इंश्योर्स कि आपकी रिसर्च को कोई भी रिसर्चर रिपीट कर सके, वेरीफाई कर सके और वही रिजल्ट्स अचीव कर सके जो आपने किए थे। रिप्रोड्यूसिबिलिटी से रिसर्च में ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी और कोलैबोरेशन प्रमोट होता है। जब रिसर्च ट्रांसपेरेंट होती है तो दूसरे रिसर्चर्स भी उस पर बिल्ड कर सकते हैं, जिससे साइंटिफिक प्रोग्रेस एक्सेलरेट होती है। तो आज के प्रेजेंटेशन में हम ये समझेंगे कि रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च क्या है, इसके की एलिमेंट्स क्या है और बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती है टू मेक रिसर्च मोर रोबस्ट एंड रिलायबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च का मतलब समझना जरूरी है। बेसिक टर्म्स में रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि कोई भी रिसर्चर आपके स्टडी को आपके डेटा और मेथड यूज करके रेप्लिकेट कर सके। अगर वो रिसर्चर सेम मेथड्स फॉलो करे और डेटा का सही यूज करे तो उन्हें सेम रिजल्ट्स मिलने चाहिए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ये प्रूफ होता है कि जो फाइंडिंग्स आपने रिपोर्ट की है वो एक्यूरेट और वैलिड है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स है विच आर important for defining reproducibility research. So first is replication. इसका मतलब है दूसरे लोग आपके एक्सपेरिमेंट को एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर सके, सेम कंडीशंस में और सेम रिजल्ट्स पा सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एआई मॉडल ट्रेन किया तो दूसरे रिसर्चर्स भी वही मॉडल बना के सेम प्रोडक्शंस जनरेट कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज ट्रांसपेरेंसी। जब आप अपना डेटा, कोड और मेथोडोलॉजीज क्लियरली शेयर करते हैं तो रिसर्च कम्युनिटी के पास आपकी स्टडी को स्क्रूटिनाइज करने का पूरा स्कोप होता है। इससे क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है और पीयर रिव्यू में भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। एंड थर्ड, इसका एग्जांपल ये है कि मेडिकल स्टडीज में अगर ड्रग ट्रायल्स का डेटा ओपन हो और वेरीफाई किया जा सके तो वो रिसर्च कम्युनिटी के लिए ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज कोलैबोरेशन। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का एक और फायदा है कि दूसरे रिसर्चर्स आपके वर्क पर ट्रस्ट कर सकते हैं और उस पर बिल्ड करके अपना नया काम क्रिएट कर सकते हैं। इससे ट्रस्ट और कलेक्टिव प्रोग्रेस का इकोसिस्टम भी बनता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, जहां पर हम की एलिमेंट्स ऑफ रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि उन एलिमेंट्स की जो रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च को इंश्योर करते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी काफी कुछ डिपेंड करता है आपके डेटा मैनेजमेंट, एनालिसिस मैनेजमेंट और मेटा डेटा की सही हैंडलिंग पर। सो फर्स्ट लेट्स समझते हैं कि डेटा मैनेजमेंट क्या है। डेटा को सही तरीके से कलेक्ट करना, क्लीन करना और स्टोर करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करना होगा, जिसमें डेटा के सोर्सेज, कलेक्शन मेथड्स और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस क्लियरली डिस्क्राइब हो। अगर कोई रिसर्चर आपका डेटा यूज करे तो उन्हें समझना चाहिए कि डेटा का ओरिजिन क्या था और उसे कैसे हैंडल किया गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट की एलिमेंट इज एनालिसिस मैनेजमेंट। जब आप डेटा एनालाइज करते हैं तो उस प्रोसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इसमें आपके कोड, स्क्रिप्ट्स और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट्स का क्लियर डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड होता है। इससे दूसरे रिसर्चर्स को आपके एनालिसिस स्टेप्स को रेप्लिकेट करने में मदद मिलती है। अब इसका एग्जांपल ये है कि सपोज आप डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, तो आपके कोड के हर स्टेप को अच्छे से डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा जिससे कोई और इजीली उस प्रोसेस को फॉलो कर सके। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट की एलिमेंट ऑफ रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च इज मेटा डेटा। मेटा डेटा प्रोवाइड करना भी रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए एसेंशियल है। मेटा डेटा का मतलब होता है कि डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन जैसे कि डेटा फॉर्मेट्स, डेफिनेशंस और उन यूनिट्स, ताकि दूसरे लोग डेटा को सही तरीके से इंटरप्रेट कर सके। एग्जाम्पल, एक बायोलॉजिकल डेटा सेट में अगर आप जीन एक्सप्रेशन लेवल्स को शेयर कर रहे हैं तो ये जरूरी होगा कि आप सारी वेरिएबल्स, यूनिट्स और कंडीशंस क्लियरली डिफाइन करें, जिससे डेटा यूज करने वाले को एग्जैक्ट कंटेक्स्ट समझ में आए। अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अब हम ये समझते हैं कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है डेटा मैनेजमेंट के लिए। सो फर्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर और डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंटेशन यूज करना बहुत जरूरी है।
हर फाइल को क्लियर नेमिंग कन्वेंशंस के साथ ऑर्गेनाइज करना चाहिए और एक रीडमी फाइल भी मेंटेन करना चाहिए जिसमें डेटा के वेरिएबल्स और यूनिट्स एक्सप्लेन हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल टूल्स जैसे कि गिट का यूज करके आप डेटा और कोड में होने वाले चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि अगर कोई पास्ट वर्जन चाहिए तो या कोई गलती हो गई हो तो आप उसे रिवर्ट कर सके। एग्जाम्पल सपोज आप अपने डेटा सेट को बार बार मॉडिफाई कर रहे हैं ड्यूरिंग एनालिसिस, तो गेट के थ्रू आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर आपने क्या चेंजेस किए और किस वर्जन के साथ बेस्ट रिजल्ट्स मिले। एंड थर्ड इज बैकअप एंड सिक्योरिटी। रेगुलरली डेटा को बैकअप करना और सेंसिटिव डेटा के लिए सिक्योर स्टोरेज इंश्योर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आपका डेटा सेंसिटिव हो जैसे कि हेल्थ केयर या फाइनेंशियल डेटा, तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना पड़ता है। नाउ लेट्स समझते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एनालिसिस मैनेजमेंट के लिए। तो डेटा एनालिसिस मैनेजमेंट भी क्रूशियल एस्पेक्ट होता है रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च का। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करके आप अपने एनालिसिस को रोबस्ट और रिपीटेबल बना सकते हैं। पहली चीज है कि इंटरैक्टिव नोटबुक्स, जुपिटर नोटबुक्स या आर मार्कडाउन जैसे टूल्स का यूज करके आप एनालिसिस को ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प करता है। ये टूल्स अलाउ करते हैं कि आप अपना कोड और एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट एक साथ कंबाइन कर सके ताकि दूसरे रिसर्चर्स आपके स्टेप्स को समझ सके। एग्जाम्पल सपोज आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो जुपिटर नोटबुक में आप अपना कोड लिख के उसके साथ आउटपुट और एक्सप्लेनेशंस को साइड बाय साइड शेयर कर सकते हैं। सेकेंड इज ऑटोमेशन। जो टास्क रिपीटेटिव होते हैं उनको ऑटोमेट करना चाहिए यूजिंग स्क्रिप्ट्स। ऑटोमेशन से नॉट ओनली टाइम सेव होता है लेकिन हम ह्यूमन एरर का रिस्क भी रिड्यूस होता है। थर्ड इज डिपेंडेंसी ट्रैकिंग। आप जो भी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज टूल्स या पैकेजेस यूज कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। पैकेज मैनेजर्स का यूज करके सभी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज को रिकॉर्ड करना चाहिए जिससे कोई और रिसर्चर भी आपके एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट कर सके। एग्जाम्पल अगर आप पाइथन में मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो आपके एनालिसिस के साथ requirements.txt या environment.yml फाइल होना चाहिए जो लाइब्रेरीज और वर्जन्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ टूल्स की जो रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट इज वर्जन कंट्रोल। आप गिटहब या गिटलैब का यूज कर सकते हैं अपने कोड और डेटा की वर्जनिंग के लिए। ये टूल्स चेंजेस को ट्रैक करते हैं और आपको हिस्ट्री मेंटेन करने में मदद करते हैं। थर्ड इज डेटा रेपोजिटरीज। Zenodo, फिक्सशेयर और OSF जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको डेटा को पब्लिश करने का ऑप्शन देते हैं। ये रेपोजिटरीज इंश्योर करते हैं कि आपका डेटा पब्लिकली अवेलेबल हो ताकि दूसरे लोग उसका रीयूज कर सके। थर्ड इज एनालिसिस टूल्स। जुपिटर नोटबुक्स, आर मार्कडाउन और बिंडर जैसे टूल्स रिसर्च वर्कफ्लोज को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ये टूल्स कोड और रिजल्ट्स को इंटरैक्टिव और रिपीटेबल फॉर्मेट में शेयर करते हैं। Fourth is workflow management. Tools like Snake, Make, Nextflow और Airflow allow करते हैं कि complex workflows को easily manage करने के लिए जिसमें आपके different analysis steps automate होते हैं और reproducibility maintain रहती है। Now let's see कि क्या चैलेंजेस है रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च में। तो देखो कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी होते हैं रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च के साथ, लेकिन इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। फर्स्ट इज डेटा प्राइवेसी। डेटा सेंसिटिव डेटा के लिए एनोनिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस इंप्लीमेंट करने से डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सकता है। सेकेंड इज सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। रिसर्च वर्कफ्लोज में कई बार सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इससे हैंडल करने के लिए कंटेनर टेक्नोलॉजीज जैसे कि डॉकर का यूज किया जा सकता है जो पोर्टेबल और रिप्रोड्यूसिबल एनालिसिस एनवायरनमेंट्स बनाता है। थर्ड इज टाइम इन्वेस्टमेंट। इनिशियली रिप्रोड्यूसिबल वर्कफ्लोज को सेटअप करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए काफी इफेक्टिव होता है। कोलैबोरेशन और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और आपको फ्यूचर में अपनी रिसर्च इजीली रेप्लिकेट करनी होती है। नाउ लेट्स सी कि हम रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च को अडॉप्ट करने के कई इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है तो हम उनको कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज फॉस्टर ओपननेस। रिसर्च को ओपन और ट्रांसपेरेंट बनाना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। ओपन रिसर्च से ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है।
सेकेंड इज इम्प्रूव एफिशिएंसी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी से वर्क फ्लो स्ट्रीमलाइन होते हैं और टाइम सेव होता है क्योंकि बार बार मैनुअल एरर्स को ट्रबल शूट करने की जरूरत नहीं होती है। थर्ड इज एडवांस साइंस। जब रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च को फॉलो किया जाता है तो साइंस आगे बढ़ती है क्योंकि रिसर्चर्स दूसरे के काम पर रिलाई कर सकते हैं और उसी बेस को यूज करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। फोर्थ इज सेट स्टैंडर्ड्स। रिप्रोड्यूसिबिलिटी को रिसर्च प्रोडक्ट्स का फंडामेंटल एस्पेक्ट बनाने से इंडस्ट्री में हायर स्टैंडर्ड सेट होते हैं जो कि ओवरऑल साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए फायदेमंद होते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च। आने वाले फ्यूचर में रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च का रोल और भी सिग्निफिकेंट होने वाला है, जैसे कि कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम्स, टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का डीपर इंटीग्रेशन होगा जिससे कोलैबोरेशन और सीमलेस बन जाएगा, जिसमें रिसर्चर्स, डेवलपर्स और डेटा स्टुवर्ड्स इजीली काम कर सकते हैं। सेकेंड इज ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज। वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम्स और एडवांस हो जाएंगे जिसमें आपको रिसर्च प्रोग्रेस ऑटोमेट करने के ज्यादा टूल्स मिलेंगे और मैनुअल इंटरवेंशन मिनिमम होगा। इंटेलिजेंट डेटा हैंडलिंग, मशीन लर्निंग और एआई का यूज डेटा क्यूरेशन, क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग में भी होगा जिससे रिप्रोड्यूसिबिलिटी इंप्रूव होगी। एंड फोर्थ इज इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स। ओपन सोर्स प्रिंसिपल्स को ज्यादा अडॉप्ट किया जाएगा और रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च सभी कम्युनिटीज के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। लेट्स सी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं जहां रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च के प्रिंसिपल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किए गए हैं। फर्स्ट इज मेडिकल स्टडीज। मेडिकल रिसर्च में ड्रग्स ट्रायल्स का डेटा, कोड और प्रोटोकॉल्स पब्लिश किया जाता है जिससे दूसरे रिसर्चर्स उन्हें वैलिडेट और बिल्ड कर सके। इससे मेडिकल एडवांसमेंट तेज होती है और ट्रस्ट बढ़ता है। सेकेंड इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में रिप्रोड्यूसिबिलिटी मेंटेन करने के लिए डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, ऑटोमेटेड टेस्टिंग और वर्जन कंट्रोल्स का यूज किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि कोई रिसर्चर सॉफ्टवेयर का यूज कर सके और उस पर इंप्रूवमेंट्स कर सके। थर्ड इज एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। साइंटिस्ट एनवायरमेंटल सेंसर्स नेटवर्क्स का यूज करके रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए रिप्रोड्यूसिबिलिटी और कोलैबोरेशन को फोस्टर करता है। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, अपने मॉडल्स, अजम्पशंस और डेटा सेट्स को पब्लिश करते हैं ताकि पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स उन्हें स्क्रूटिनाइज कर सके और डिसीजंस और ट्रांसपेरेंट हो सके। फिफ्थ इज एजुकेशनल रिसोर्सेज। एजुकेशन फील्ड्स में इंटरैक्टिव नोटबुक्स और एनोटेड कोड एग्जांपल्स का यूज स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करता है। तो ये रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एनालिसिस करने और कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझने में मदद करते हैं। सो एट द एंड कंक्लूजन ये है कि रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च एक एसेंशियल प्रैक्टिस है जो साइंटिफिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ये रिसर्च में ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। इस वीडियो के थ्रू हमने देखा कि आप कैसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी को अपने रिसर्च वर्कफ्लोज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपका काम नॉट ओनली क्रेडिबल हो बट रिसर्च कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल और रीयूजेबल भी हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप आप अपने नेक्स्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।